अमित शाह यानी बीजेपी के नंबर 2 के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद में अगर बीजेपी में कोई है तो वो अमित शाह है। और अमित शाह ने एक बयान दिया है। बयान महाराष्ट्र को लेकर के दिया गया, लेकिन उसकी आंच और उसकी लपट वो बिहार में दिखाई दे रही है। सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी वो बैसाखियों वाले प्रधानमंत्री हैं, यानी बैसाखी पर उनकी सरकार टिकी हुई है। और खास तौर पर अब तो जब बिहार में वो चुनाव में जा रहे हैं तो यहां पर नीतीश कुमार के बिना वजूद है ही नहीं। यानी नीतीश कुमार है तो बीजेपी का वजूद है, और अगर नीतीश कुमार नहीं तो बीजेपी का वजूद नहीं। और ऐसे में अमित शाह का एक बयान सामने आता है। अमित शाह कहते हैं कि बीजेपी को बैसाखियों की जरूरत नहीं है। यह अमित शाह की तरफ से कहा जाता है। अब इसके मायने क्या निकाले जाए? अमित शाह ने कहा कि अगर बीजेपी महाराष्ट्र में अपनी ताकत से चलेगी तो उसे बैसाखियों की जरूरत नहीं है। हमने साबित कर दिया है कि परिवार द्वारा संचालित पार्टियों की राजनीति अब इस देश में नहीं चलेगी। यह बयान जो है उन्होंने दिया। फिर से सुनिए, अगर बीजेपी महाराष्ट्र में अपनी ताकत से चलेगी तो उसे बैसाखियों की जरूरत नहीं है। हमने साबित कर दिया है कि परिवार द्वारा संचालित पार्टियों की राजनीति अब देश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुंबई के अंदर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने यह बयान दिया। दो यहां पर मैसेज है। पहला मैसेज यह है कि अगर बीजेपी अपनी ताकत से चलेगी तो बीजेपी को सहयोगियों की बैसाखियों की जरूरत नहीं है। यह मैसेज जो है वो अमित शाह दे रहे हैं। और दूसरा मैसेज वो दे रहे हैं कि अगर परिवारवाद की राजनीति करनी है तो बीजेपी वो खत्म कर देगी। यही इसी तरह का बयान जो है वो जेपी नड्डा ने भी दिया था। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। और दूसरा मैसेज दिया अमित शाह ने, दूसरा मैसेज दिया कि परिवारवाद की राजनीति करने वाली पार्टियां अब उनकी राजनीति नहीं चलेगी। अब इन दोनों मैसेज को पहले समझिए। बैसाखी का मतलब क्या? बैसाखी का मतलब नीतीश कुमार, बैसाखी का मतलब चंद्रबाबू नायडू। लेकिन चंद्रबाबू नायडू फिलहाल तस्वीर में है नहीं। इस वक्त में केवल और केवल मायने हैं नीतीश कुमार के। तो नीतीश कुमार को क्या ये संदेश दिया जा रहा है कि भैया अब आपको कोने में बैठना पड़ेगा, मुख्यमंत्री कुर्सी खाली करनी पड़ेगी? पहला मैसेज। दूसरा मैसेज क्या ये है कि अब बीजेपी या अमित शाह वो ये बता रहे हैं कि देखिए भैया, हम पूरी ताकत से चलेंगे तो हमें किसी की जरूरत नहीं है। यानी अमित शाह जो है वो एक तरीके से अपने वोटर को संदेश दे रहे हैं, क्योंकि उनका वोटर वो एक्टिव नहीं है। बीजेपी का वोटर वो चार्ज नहीं है बिहार के अंदर, और बीजेपी को वोटर को लगता है कि कुछ भी कर लीजिए, सीएम तो नीतीश कुमार बनेंगे। और ऐसे में वो अभी चार्ज नहीं हो पा रहा है। इसीलिए अमित शाह एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं। अमित शाह कोई ऐसे नहीं है कि कोई भी बात कहेंगे तो बिना सिर पैर की कह देंगे या उसके पीछे कोई सोच नहीं होगी। अमित शाह ने कोई बात कही है तो उसके पीछे शुद्ध रूप से राजनीति है। अब समझिए जरा, पहले बयान जो अमित शाह की तरफ से सामने आया था कि विधायक दल के नेता तय करेंगे कि सीएम कौन बनेगा, यह अमित शाह का बयान। और उसमें आगे चल करके उसको रफू करने की कोशिश की गई कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। और अब यहां पर महाराष्ट्र में जाकर के, मुंबई में जाकर के कह रहे हैं कि बैसाखियों की जरूरत नहीं है अगर हम चलेंगे तो। यानी बीजेपी अपने वोटर को एक संदेश दे रही है कि भैया नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है, अगर आप चार्ज हो जाओगे, आप खड़े हो जाओगे तो। लेकिन बीजेपी का वोटर खड़ा नहीं हो पा रहा है। बीजेपी को वोटर को लगता है कि चाहे बीजेपी कुछ भी कर ले, नीतीश कुमार कुछ भी कर ले, लेकिन मैसेज तो साफ है। मैसेज तो साफ है कि बगैर नीतीश के दाल गलने वाली नहीं है। या तो नीतीश को सीएम की कुर्सी पर बैठा करके तब सरकार चलानी पड़ेगी, या नीतीश उधर जाकर के सीएम की कुर्सी पर बैठ जाएंगे। तो बीजेपी के कार्यकर्ता को लगता है कि एक बार मामला रफा दफा हो ही जाना चाहिए।
हम तो सीएम बन नहीं रहे। और इसीलिए बार बार अमित शाह की तरफ से ऐसे मैसेज आ रहे हैं। अमित शाह की जिम्मेदारी यह है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को कैसे न कैसे करके चार्ज करें। अगर इसका दूसरा मैसेज अगर नीतीश कुमार के वोटर समझ रहे हैं कि देखिए भैया, नीतीश कुमार को साइड में बैठाने के लिए, किनारे लगाने के लिए बीजेपी कितनी आतुर है, अगर वो इस बात को समझ गए और बीजेपी का कार्यकर्ता उठा नहीं, जागा नहीं हुई, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार का कार्यकर्ता उठ गया, जाग गया और नीतीश कुमार 70 सीटों पर आ गए, तब तो नीतीश कुमार चाहे इधर सीएम बने चाहे उधर सीएम बने, तब तो नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अब कुल मिलाकर के ये जो बयान अमित शाह की तरफ से सामने आया है, ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ दोनों हाथ में लड्डू है, यानी जीत हमारी ही होगी। इसका उल्टा असर भी हो सकता है। इस बयान का जो है वो आप ये भी कह सकते हैं कि बैकफायर भी कर सकता है बीजेपी पर। और इसी बयान का दूसरा हिस्सा देखिए आप, दूसरा हिस्सा इसी बयान का कि परिवार की राजनीति करने वाली पार्टियां अब इस देश में जो है बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ये बात जो है वो अमित शाह की तरफ से की गई। लेकिन जरा ये 4 तस्वीरें आप देखिए, इन 4 तस्वीरों से बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा जो उनके साथी हैं, उनकी बैसाखी हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी को टिकट दिया है, यानी पति यहां पर पत्नी को टिकट दे रहा है। उसके बाद में जीतन राम मांझी वो समधी हैं, जीतन राम मांझी वो मंत्री हैं कैबिनेट में, और जीतन राम मांझी वो बिहार में बैसाखी है बीजेपी की, लेकिन समधी ने समधन को टिकट दिया है। परिवारवाद की बात आप कहां पर कर रहे हो। फिर उसके बाद में एक और टिकट ससुर ने बहू को दिया, अपने ही घर में भी टिकट दिया, सामने भी जाकर के टिकट दिया, यानी सब पूरा परिवार, इधर का परिवार उधर का परिवार, सब परिवार है। और इसके बाद में चिराग पासवान ने, मामा ने जो है वो भांजे को टिकट दिया है। तो क्या अब जो है वो परिवारवाद आपका समझ में नहीं आता है लोगों को, या सिर्फ लालू का परिवार या सोनिया गांधी का परिवार सिर्फ वही परिवार है देश के अंदर, या ठाकरे का परिवार वही परिवार है? इस सीधा क्लियर कट बात है कि बीजेपी के अंदर भी परिवारवाद है। और खुद अमित शाह के बेटे जय शाह, अब उनका जो है वो कौन सा ट्रैक रिकॉर्ड है, उनका कौन सा योगदान है कि आज वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। गृह मंत्री कहते हैं कि घुस बैठिए घुस आए। कहां से सर जी, कहां से घुस आए हैं? महाराज, बिहार का लोग लाखों लाख की संख्या में ट्रेन भर करके पढ़ाई के लिए, कमाई के लिए, दवाई के लिए अपना घर छोड़ करके बाहर जा रहा है। कौन मुरव्वत है जो यहां आ गया, हमको जरा समझा दीजिए। बात पल्ले पड़ी? बिहार का लोग जो बिहार में पैदा हुआ है, नौकरी के लिए, इलाज के लिए, पढ़ाई के लिए बिहार छोड़ करके देश भर में जाकर के काम कर रहे हैं। और देश तो छोड़िए, विदेशों में जाकर के काम कर रहे हैं। अपना मुल्क छोड़ करके दूसरे मुल्क में जाकर के काम कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता कभी कभी गलती से देश का गृह मंत्री यदि सच बोल रहे हैं, तो इसको इस बात का जवाब देना चाहिए ना कि शासन प्रशासन को चलाने की जिम्मेवारी नेहरू जी की है कि प्रधानमंत्री मोदी की है? इस सवाल का जवाब उनको देना चाहिए ना। कौन देश चला रहा है? नेहरू जी देश चला रहे हैं, कांग्रेस पार्टी देश चला रही है, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं बिहार में। देश और प्रदेश में सरकार आपकी, तो अगर शासन और प्रशासन की विफलता हुई तो इसका जवाब कौन देगा? ये बेईमानी है, ये भटकाने की साजिश है, ये अंग्रेजों की चाल है। अंग्रेज कहते थे फूट डालो राज करो, ये कहते हैं ध्यान भटकाओ और देश का माल समेट करके अपने दोस्त की तिजोरी में पहुंचाओ। यही योजना देश के अंदर चल रहा है। जनता को आपस में धर्म के नाम पर लड़ाओ, लोगों के भीतर धर्म और संस्कृति के नाम पर झगड़े लगाओ, नफरत फैलाओ और देश की संपत्ति, देश की जमीन, देश का धन दौलत अपने दोस्त के खाते में पहुंचाओ। एक बात बताइए, जब बिहार में एसआईआर हो रहा था, उसी वक्त भागलपुर में 1 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से प्रधानमंत्री का जो प्रिय दोस्त है उसको हजारों एकड़ जमीन दे दी गई, 1 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से। बताइए क्या जी, कैमरा लगा हुआ है, लेमन जूस मिलता है 1 रुपया में?
टॉफी नहीं मिलता है ना, मोटम चॉकलेट बंद हो गया, 1 रुपया में चॉकलेट नहीं मिलता है साहब, और 1 रुपया। अमित शाह जो बात कह रहे हैं कि बीजेपी को बैसाखी की जरूरत नहीं है, बीजेपी परिवारवाद की राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेगी, तो क्या इसका मतलब यह है कि महाराष्ट्र के अंदर बीएमसी के चुनाव होने और बीएमसी के चुनाव बीजेपी अकेले लड़ेगी? पहला सवाल ये। और क्या एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को पहले ही साइडलाइन लगाने की बात यहां पर बीजेपी कहती हुई दिखाई दे रही है? अमित शाह कह गए हैं इस बात को, और उसके बाद में दोबारा से जब आएंगे तो बीएमसी के चुनाव में बीजेपी अकेले लड़ेगी। अब बीजेपी को लगता है कि हमारी सरकार है, देवेंद्र फडणवीस पुराने नेता हैं, दूसरी बार के सीएम हैं, जानते हैं अच्छी चीज़ों को और मैनेज कर लेंगे वो, और बीएमसी में भी अगर हमने पकड़ बना ली तो फिर उसके बाद में शिंदे कौन और अजीत पवार कौन, रहे तो रहे, जाए तो जाए। लेकिन यहाँ बात केवल महाराष्ट्र तक नहीं है, और नेता कोई बात कहते हैं तो ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर उसी राज्य के लिए, उसी जगह के लिए वो बात कही जाती है। 7 समंदर पार भी नेता अगर जाकर के बोलते हैं तो सीधा सा मतलब वो देश की राजनीति से जुड़ता है, वरना ऐसा नहीं कि 7 समंदर पार जाकर के भी वो कुछ बोलेंगे उसका देश की राजनीति से कोई मतलब ना हो। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने घोषणा कर दी है कल महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो आ गया, और उस मैनिफेस्टो के अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से कल घोषणाएं कर दी गई। और इन घोषणाओं के आगे बीजेपी कहां टिकेगी? हर परिवार में एक सरकारी नौकरी, महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए, 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे, गरीब परिवारों को 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर, 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, महिलाओं को मुफ्त में बस यात्रा, भूमिहीन परिवारों को 3 से 5 डिसिमल जमीन, वृद्धों की पेंशन 1500 रुपए करेंगे, दिव्यांगों को 3,000 रुपए पेंशन, जीविका दीदियों को स्थायी करके 30,000 रुपए वेतन देंगे, वकीलों को 10 लाख रुपए जीवन बीमा और 15 लाख का स्वास्थ्य बीमा देंगे। ये जो है वो महागठबंधन की तरफ से बड़ी घोषणाएं की जा रही है। और इन बड़ी घोषणाओं के बाद में बीजेपी के पिटारे से क्या निकल करके सामने आएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। बीजेपी क्या काउंटर कर पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से महागठबंधन में धीरे धीरे चीजें अब साफ हो रही है, पहले सीएम का फेस साफ हो गया, फिर उसके बाद में मैनिफेस्टो आया, तो वो भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल आखिरी में 1 दिन पहले 2 दिन पहले आया है, करीब जो है वो पहले चरण के चुनाव में अगर आप देखें तो 1 हफ्ते का वक्त है। 1 हफ्ते पहले महागठबंधन का मैनिफेस्टो आ गया है, और 1 हफ्ते का समय जो है काफी होता है चीजों को धरातल तक पहुंचाने के लिए। और बीजेपी के मुकाबले में महागठबंधन अब बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। कल हमने कुछ सर्वे आपको दिखाए थे, ये सर्वे एक बार जरा देखिए आप। इन तमाम सर्वे में जो सवाल पूछे गए कि किसकी सरकार बनेगी, तो वहां पर महागठबंधन की सरकार को जो है तवज्जो यहां पर मिल रही है। महागठबंधन की सरकार वो बनती हुई इन सर्वे के अंदर दिखाई दे रही है। तेजस्वी यादव वो नीतीश कुमार के मुकाबले में कहीं ज्यादा लोगों की पसंद यहां पर बनकर के उभरे हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए एक बढ़त है, एक एज है, और इस बात को बीजेपी का कार्यकर्ता भी देख रहा है, आरजेडी का कार्यकर्ता भी देख रहा है, कांग्रेस का कार्यकर्ता भी देख रहा है, और नीतीश कुमार का कार्यकर्ता भी देख रहा है। नीतीश का कार्यकर्ता इस बात से खुश है कि कुछ भी हो सीएम तो नीतीश बनेंगे। बीजेपी का कार्यकर्ता इस बात को लेकर के दुखी है कि हम तो बन नहीं रहे हैं। आरजेडी का कार्यकर्ता इस बात को लेकर के चिंतित है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई आखिरी में आते आते फिर से कोई बड़ा उलटफेर हो जाए, क्योंकि पिछली बार केवल 12,000 वोटों का अंतर रहा था तेजस्वी के सीएम बनने में और नहीं बनने में। कांग्रेस का वोटर इस बात को लेकर के चिंतित है कि हमारी कितनी सीटें आएंगी और हम अपना डिप्टी सीएम बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। क्या पिछली बार जिस तरीके से हमारे ऊपर ठीकरा फोड़ा गया था वो वाली हालत इस बार तो नहीं होगी। तो यानी कुल मिलाकर के बिहार का चुनाव खुला है, और ऐसे चुनाव के अंदर अगर इस तरह के बयान निकल करके सामने आते हैं कि बैसाखियों की जरूरत नहीं है, परिवारवाद वाली जो है पॉलिटिक्स वो अब नहीं चलेगी, इस तरह के बयान जब निकल करके सामने आते तो जाहिर सी बात है चुनाव डिस्टर्ब हो सकता है। और जब सुई की नोक पर कोई चीज रखी हुई हो तो जाहिर सी बात है हवा का एक झोंका वो भी काफी होता है, चीजों को तहस नहस करने में। और ऐसे में जो बयान दिए जा रहे हैं निश्चित तौर पर
बीजेपी के लिए अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। याद करिए 2015 में इसी तरीके से बीजेपी ने एक बयान दे दिया था मोहन भागवत ने, लेकिन भागवत कहां बीजेपी से अलग है। मोहन भागवत ने बयान दे दिया था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, और यही अमित शाह थे जो कह रहे थे कि नहीं नहीं ये उनका निजी बयान है, पार्टी इसमें विश्वास नहीं करती है, फला फला बातें कही गई। लेकिन बीजेपी का पूरा चुनाव हाथ से निकल गया। अब एसआईआर को लेकर के, चुनाव आयोग को लेकर के जिनकी एक आशा है, उम्मीद है कि पता नहीं एसआईआर और चुनाव आयोग तो कुछ न कुछ करेगा, तो ऐसे में तेजस्वी यादव खुल करके बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये सुन लो कान खोल करके, जितने कर्मचारी हैं, रिटायर्ड चुनाव करने वाले अधिकारी हैं, वो निष्पक्ष चुनाव करवाएं। जो अधिकारी अमित शाह से मिलकर के गड़बड़ करेगा, सरकार आने के बाद इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि कभी सोच नहीं सकते कि क्या सजा मिलेगी उनको। उसने अगर कोई बेईमान भ्रष्ट अधिकारी अगर चुनाव में बेईमानी करेगा तो बताओ सजा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? जो लोकतंत्र पर कलंक पड़ेगा उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जो वोट चोरी करवाएगा उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इस बार जनता तैयार है ना सजा देने के लिए? छोड़ा नहीं जाएगा, बेईमानी नहीं होगा। अभी भी हमारी सलाह है भ्रष्ट अधिकारियों, अमित शाह के चेलों चमचों, बेईमानी की भी दिमाग में मत लाना। सजा ऐसी होगी कि आपको 7 जन्म याद आएगी। इसलिए आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय बिहार। और आइए माला पहना दिए। अरे जी की माला दोनों हाथ उठा के ना बताओ पहनाई कि ना पहनाई? चलिए बताइए, सुरेंद्र राम जी के जिताना है ना? अरे एक मौका तेजस्वी को, एक मौका यानी नौकरी पक्का। चुनाव कुल मिलाकर के बेहद इंटरेस्टिंग है, और चुनाव में किसका पलड़ा भारी है, किसका पलड़ा कमजोर है, इस बात को अगर कोई आपको यह कह रहा है कि एनडीए यहां है, इंडिया गठबंधन यहां है, या इंडिया गठबंधन यहां है, एनडीए यहां है, मुझे लगता है यह सही नहीं होगा। अभी नेक टू नेक फाइट चल रही है, और इस नेक टू नेक फाइट में अगर बीजेपी नीतीश को सीएम घोषित नहीं करती है, तेजस्वी यादव अगर इसी तरह से चलते रहते हैं, फिर दूसरी तरफ कांग्रेस में एक राहुल गांधी, आज उनकी रैली शुरू होनी है, अगर ये सब मैसेज एक साथ चला जाता है, ठीक ठाक तरीके से मैसेज चला जाता है, युवा अगर खुल करके तेजस्वी की तरफ उतर गया, महिलाएं अगर बराबर भी रही, तो तेजस्वी की सरकार बन जाएगी। और अगर चीजें मैनेज नहीं हो पाई, या बीजेपी ने कुछ चीजों को मैनेज कर लिया, तो फिर बीजेपी गठबंधन या नीतीश कुमार आप कह सकते हैं फिर उनकी सरकार। लेकिन तेजस्वी बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि आप छठ पूजा पर आए हैं तो केवल ठेकुआ खा करके लोट मत जाइए, वोट डालिए। और ये अपील तो मुझे लगता है सबको करनी चाहिए, सबको ये अपील करनी चाहिए कि जितने भी बिहार के बाहर रहने वाले लोग हैं, वोटर हैं, वो सब बिहार में रुकें, एक हफ्ता परिवार के साथ में रह लें, और उसके बाद में जो है वो वोट डाल करके जाएं। और कायदे से ये अपील जो की जानी चाहिए थी कि छठ पूजा के बाद में एक हफ्ते के अंदर अंदर चुनाव खत्म हो जाए, या एक चरण में चुनाव खत्म हो जाए, ताकि सारा जो प्रवासी वोटर है वो वोट डाल करके जाए। बिहार को पलायन मुक्त बनाना है, बेरोजगारी जड़ से हम लोगों को बिहार में समाप्त करना है। और जितने बिहार के लोग जो बाहर रहते हैं, जो काम के लिए जो वापस आए हैं बिहार, उन सब भाई बहनों से हमारी हाथ जोड़ करके अपील है कि ठेकुआ खा करके आप लोग वापस मत जाइएगा, आप लोग वोट डाल करके ही वापस जाइएगा। और ये तेजस्वी का वादा है कि अगला छठ सब परिवार जो है हमेशा के लिए साथ रहेगा, साथ धूमधाम से छठ भी मनाएगा, होली भी मनाएगा, दिवाली भी मनाएगा। हर परिवार के लोगों को, जिन परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है बिहार में, तेजस्वी का ये वादा है, प्रण है, उस परिवार को एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देगा। अब कुल मिलाकर के इतनी सारी चीजें सामने आ रही हैं, और इसको देख करके आपको क्या लगता है? क्या वाकई बीजेपी स्ट्रॉन्ग स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, या बीजेपी कुछ न कुछ ऐसा कर रही है जिससे लगातार उसी की मुसीबतें बढ़ रही है? अमित शाह के बयान को आप कैसे देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।